अस्सलाम वालेकुम। अब हम ये अपने ईएनटी नोज़ का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है वेज़ोमोटर या फिर नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस में हमने देखा था कि एलर्जेंस की वजह से बेसिकली राइनाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन का ज़रूरत है। एलर्जेंस के अलावा जो जो कॉजेज़ हो सकती है ना, वो हमारे पास नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में आती है। देखिए, इसमें वेज़ोमोटर से पता लग रहा है कि वेज़ो मतलब रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, मोटर मतलब रिलेटेड टू मसल्स। मतलब ऐसी ब्लड वेसल्स जिनके अराउंड मसल्स हैं, स्फिंक्टर की तरह उनके वेज़ो डायलेशन या कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, तो ये वेज़ोमोटर इफेक्ट के लिहाज से आएगा। वो हम देखते हैं कैसे करेगा। तो वेज़ोमोटर राइनाइटिस में वो बता रहा है कि पैथोजेनेसिस क्या है। बेसिकली पैथोजेनेसिस ये है कि नोज़ की ब्लड सप्लाई, आपको पता है कि आपके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज आ रही हैं। जो वो आर्टरीज है ना, उनकी वेजो डायलेशन या फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो मसल्स के तौर पे कंट्रोल हो रही है, और उनको कंट्रोल कर रही है नर्व्स। और नर्व्स कौन सी है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, और जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है वो वेजो डायलेशन करवा देता है। और वो दोनों सिस्टम जो है बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, और हाइपोथैलेमस सेंटर जो है बेसिकली हमारा इमोशनल सेंटर है। तो ये जो सारी चेंजेस हैं, ये ओवर एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या फिर अंडर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा हो गया या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम कम हो गया, तो आपके पास वेजो डायलेशन ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन और राइनाइटिस के सिम्टम्स आएंगे। अब जितनी भी आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे, ये बात घूम फिर के यहीं पे आएगी। तो आप इसको चीज़ को जहन में याद रख लें, बेसिक कॉज क्या है इसका। अब उसमें सिम्टम्स हमारे पास पहले कॉजेज क्या क्या आ सकते हैं। आपके पास इमोशनल चेंजेस आ सकता है, उसके अलावा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर वगैरह चेंज आ सकते हैं, स्मोक्स पार्टिकल्स। सिम्टम्स में आपके पास पैरोक्सिमल स्नीजिंग, सुबह के टाइम उठते ही बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, एक्सेसिव राइनोरिया, नाक तेज़ ज़्यादा बहेगा, और इसके अलावा साथ साथ छींकें आएंगी और खारिश होगी, इचिंग होगी, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और पोस्ट नेज़ल ड्रिप इज़ अ साइन। ये याद रखिएगा, पोस्ट नेज़ल ड्रिप की भी कंप्लेन आएगी। साइंस में याद रखिएगा, जब डॉक्टर ऑब्जर्व करेंगे तो हाइपरट्रॉफी ऑफ टर्बिनेट्स मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे? तो आपके पास जो ये आपके पास पॉलिस वगैरह बन सकता है, या साइनोसाइटिस इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पैरानेजल साइनस की और बाकी म्यूकोजा वगैरह की भी। ट्रीटमेंट जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट यही है कि आप जिस फैक्टर की वजह से भी ये हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर इमोशंस की वजह से हो रहा है तो आपका इमोशन को कंट्रोल पर रखना है। अगर ये कोई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से हो रहा है तो उस टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को आप उस चीज़ को जिसकी वजह से भी हो रहा है, जो इसका कोज है, उसको ख़त्म करें। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए एंटीहिस्टामिन्स हैं, जो आपके पास हिस्टामिन की रिएक्शंस को रोकेंगे। स्टीराइड्स हैं, टॉपिकल हैं, सिस्टमेटिक हैं, और फर्दर मेडिसिन हैं जो बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। सर्जिकल में यही है कि आपके पास अगर किसी चीज़ से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस वगैरह हो गया, तो आप उसकी जिस चीज़ की हाइपरट्रॉफी होगी उसको सर्जरी करके कट कर सकते हैं। आपके सपोज करें या आपके पास टर्बिनेट्स की हाइपरट्रॉफी हुई है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास डिविएटेड नेजल सेप्टम है, उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं सर्जरी से। लेकिन आप एक और, अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो बेसिकली कॉज मैंने आपको बताया, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हुआ होता है इसमें, उसकी वजह से ये हो रहा होता है, तो उसके लिए हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट नर्व है, वीडियन नर्व, उसको कट कर देते हैं बाय द वीडियन न्यूरोरेक्टमी। तो उससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। अदर फॉर्म्स जो हैं बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म्स ऑफ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ड्रग इंड्यूस, तो कोई भी ऐसी ड्रग्स जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को ज़्यादा एक्टिवेट करे और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को रोक दे, वो हमारे पास ड्रग इंड्यूस राइनाइटिस में आ सकती है। आप इसमें एंटी हाइपरटेंसिव लिखें, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स लिखें, या बेसिक मैकेनिज्म वही है। क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ है, राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। अब ये क्या चीज़ है? नॉर्मल जो आपके पास एलर्जी या राइनाइटिस वगैरह होता है, उसमें हमने कहा था कि ट्रीटमेंट में डी कंजेशन, मतलब वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने वाले आपने ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि रीबाउंड फिनोमेना आता है कि आपके पास ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा उसकी वजह से एलर्जी शो कर रही है, और वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है टर्मिनेट की। इस चीज़ को हम कहते हैं राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। फिर अदर राइनाइटिस और प्रेगनेंसी में आपको पता है फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके पास फीमेल्स में कॉमनली ये एलर्जी पाई जाती है, इसको हम कहते हैं राइनाइटिस और प्रेगनेंसी। हनीमून राइनाइटिस, हनीमून में आपके पास सेक्सुअल एक्साइटमेंट्स की वजह से जो चेंजेस आती हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बार बार, उसकी वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज हो जाती है, इसे हम राइनाइटिस कहते हैं। इमोशनल राइनाइटिस, जैसे आपके पास सडन आपके किसी की डेथ न्यूज़ सुन ली है, या फिर एग्जाम का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा खुशी की न्यूज़ सुन ली, जिसमें आपके पास सडन इमोशनल चेंजेस आते हैं, तो आपके पास बॉडी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के साथ हाइपर एक्टिविटी हो रही होती है अल्टरनेटिवली। तो उसमें आपके पास पैरासिम्पैथेटिक की जब हाइपर एक्टिविटी होगी तो आपके पास इमोशनल राइनाइटिस में कंडीशन आएगी। हाइपोथायराइडिज्म में ये होता है, हाइपोथायराइडिज्म हमारे बॉडी का
बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है कंट्रोल करता है और सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जिन पेशेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म होता है उनका सिंपैथेटिक सिस्टम यूजुअली कम एक्टिवेट होता है और कम होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक उसको डोमिनेट करता है और उन कंडीशन में भी आपके पास राइनाइटिस होगा, उसको हम कहेंगे राइनाइटिस ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। गस्टेटरी में यह है कि जो स्पाइसी खाना हो गया, ऑयल्स वाला खाना हो गया, जंक फूड हो गया, कुछ पीपल में ये खाना स्पाइसी फूड भी जैसे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस ज़्यादा करवाता है, इसी तरह आपके पास ये पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी करवा देता है, क्योंकि उसने बॉडी का बेसिकली जीआईटी जो सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक से रन करता है, जो उसको पैरास्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, तो उस वजह से भी आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट होकर आपके पास राइनाइटिस कर सकता है। नॉन एयर फ्ले राइनाइटिस से मुराद ये है कि आपके पास नोज से नॉर्मली एयर पास नहीं हो रही। नॉर्मली जो एक पर्सन नोज ब्रीदर होता है उसमें से एयर पास होती है, लेकिन जैसे पेशेंट जिसमें ट्रैकियोस्टमी हुई हुई है या फिर कॉर्नियल एट्रीजिया है, मतलब नोज पीछे से बंद है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो वहाँ से एयर पास नहीं हो रही। एयर पास नहीं हो रही तो आपके पास साइनोसाइटिस वगैरह की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा, उसकी वजह से आपके राइनाइटिस हो सकता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, अगर आपको समझ आई है तो आप इसका आंसर जरूर दें। थैंक यू।